हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 15, जो मैंने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की है पीजीटी कॉमर्स के लिए। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, जो भी लोग पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो स्क्रीनिंग से भी रिलेटेड हो। तो आप लोगों ने इससे पहले वाली पार्ट 14 तक की जो वीडियोस हैं, अगर वो आप उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा और हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 15 को। देखिए, हु डू बाय मोर, ज़्यादा खरीदते हैं, कंप्लेन करते हैं कम, स्प्रेड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का मतलब मैंने कोई चीज़ परचेज की, मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर मैंने अपना मैंने दूसरे लोगों को अच्छा बताया उसके बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को स्प्रेड किया। एंश्योर अ लार्ज कस्टमर बेस, तो ऐसा कौन से होते हैं? फर्स्ट है सेटिस्फाइड कस्टमर्स, सेकंड है डिलाइटेड कस्टमर्स, थर्ड है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, डी है नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, इन दोनों में डिफरेंस होता है। सेटिस्फाइड और डिलाइटेड कस्टमर्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो, आप लोगों की प्रोडक्ट से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन जो आपने एक्सपेक्ट किया था और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी वैसे ही निकले, यानी कि वो इक्वल जाए दोनों, तो हम क्या कहते हैं कि वो कस्टमर क्या है? सेटिस्फाइड। ओके, ध्यान रखना ये चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है मैं आपको हर एक ऑप्शन में बताती हूँ, वो आपको साथ के साथ ज़रूर नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आपके इससे माइनर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी जो परफॉर्मेंस थी प्रोडक्ट की, जो भी परफॉर्मेंस थी, अगर वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या हो जाते हो? डिलाइट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। तो आपका क्या हो जाता है? डिलाइटेड कस्टमर्स। तो डिलाइटेड कस्टमर्स ही वो होते हैं जो ज़्यादा खरीदते हैं, कंप्लेंट कम करते हैं, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को स्प्रेड करते हैं और लार्ज कस्टमर बेस को इंश्योर करते हैं। इसके अलावा एक होता है डिससेटिस्फाइड कस्टमर। वो क्या होता है? जो परफॉर्मेंस है वो कम है एक्सपेक्टेशन से, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम परफॉर्मेंस निकली है। ओके, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जो हमारा है, हमारा आंसर क्या आएगा? डिलाइटेड कस्टमर। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लेसेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन। ये जो है लेसेस फेयर, इसका क्या मीनिंग होता है? फ्री से रिलेटेड है। ठीक है, लेट देम बी फ्री, मतलब उन्हें फ्री रहने दो। यानी कि ये होता है, आपको पता है हमारी, अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिस्टम की, तो एक होता है हमारा सोशलिस्ट। ओके, अगर हम सिंपली बात करें कैपिटलिस्टिक, ओके, और मिक्स्ड। वैसे जनरली सोशलिस्ट में किसका कंट्रोल रहता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। जनरली किसका रहता है? गवर्नमेंट का। कैपिटलिस्टिक में मेन होता है प्राइवेट हैंड्स में होता है, फ्रीली होता है। ठीक है, और मिक्स्ड में दोनों का मिक्सचर आ जाता है, यानी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर। तो जो आपको नाम से अब पता चल गया होगा, जो लेसेस फेयर पॉलिसी है वो किस में अडॉप्ट किया जाएगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट हैंड्स में होता है, फ्रीडम होती है लोगों को चॉइस करने की, सोर्सेस को यूज़ करने की। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? बी आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो आपको पता होना चाहिए स्कोप ऑफ HRM, मतलब HRM के स्कोप में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, काम करने वाले लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो उनका क्या क्या आता है? उनका अच्छे से रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनकी जॉब का इवैल्यूएट, एनरिचमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी। तो अब आपको ये बताना है डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड किया जाता। तो सबसे पहला आप लोग देखिए यहाँ, जॉब इवैल्यूएशन, फिर है परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर है जॉब एनरिचमेंट। तो ये तीनों की तीनों ही हमारे इंक्लूडेड किए जाते हैं। ये तीनों ही तीनों हमारे किसका पार्ट है? HRM का।
तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि HRM इन तीनों को ही इंक्लूड करता है। तो ऑब्वियस है हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। तो कई बार आप लोगों को क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है और नोट वर्ड का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज आते हुए भी गलत हो जाता है। कोई भी जल्दी नहीं करनी होती है, बस प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चंस को ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म का डिमांड कर्व होता है वो कैसा रहता है। देखो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हैं। सो वन ऑफ देम इज परफेक्ट कंपटीशन। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हर मार्केट स्ट्रक्चर के आपको फीचर्स पता होने चाहिए, कहाँ उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो डिमांड कर्व होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन में, वो कैसा होता है, फर्स्ट है वर्टिकल यानी कि ऐसे होता है, बी है हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, पॉजिटिवली स्लोप्ड या नेगेटिवली स्पोर्ट। तो हॉरिजॉन्टल होता है, ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। रीज़न क्या है कि जो फर्म्स है वो प्राइस टेकर होती हैं, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड करती है, तो वो प्राइस मेकर होती है इंडस्ट्री और प्राइस टेकर होती हैं फर्म्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन इज नॉट नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किससे रिलेटेड होंगे, जैसे मनी की पेमेंट हो रही है उनसे, और नॉन फाइनेंशियल दूसरी फॉर्म में, जैसे उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी प्रेज कर रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है कौन सा इनमें से नहीं है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ हम डी से देखते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब मैंने अभी आपको बताया रिकॉग्निशन उनको अच्छा लग रहा है, उनकी इंडिविजुअलिटी की रिकॉग्निशन हो रही है, तो ये हमारा तो नॉन फिनेंशियल, यहाँ पेमेंट तो कोई चीज़ की नहीं हो रही है। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, उनको पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में। ओके, परमानेंट, उनकी जॉब को परमानेंट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा नहीं है नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव। तो देखिए एडिशनल बोनस मिनिमम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में, यहाँ बोनस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मनी की फॉर्म में दे रहे हैं जनरली, तो ये हमारा फिनेंशियल इंसेंटिव में काउंट होगा। तो हमारा आंसर ए आएगा, क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है और वही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी डिक्रीजेज बाय 10%। अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है 10% से और जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है 20% से, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी। अब आप ये देखिए हमारा जो प्राइस है वो कम हुआ है कितने से, 10% से, जबकि कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो गई है 20% से। तो आप ये देखिए कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसमें हाईली इलास्टिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हाईली इलास्टिक। और अगर हम बात करें यूनिट इलास्टिक की, उसमें सेम चेंज आता है, जैसे 10% यहाँ आया और 10% हमारा वहाँ चेंज आ रहा है, यानी कि एक टाइप का सेम चेंज आ रहा है, तो यूनिट इलास्टिक में हो गया हमारा। और परफेक्टली इलास्टिक हम क्या कहते हैं, आपको पता ही है, परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ये सबसे एक्सट्रीम लेवल की होती हैं। तो आपको इनके बारे में जो है अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिस्ट 1 की आइटम को लिस्ट 2 से आप लोगों ने मैच करना है। ओके, और आप लोगों को कुछ यहाँ पे लॉज एक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में इनका ईयर। अब इस मैच द फॉलोइंग में आपके 3-4 कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे क्लियर होते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। देखो FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका ईयर हमारा कौन सा है, 1999। ओके, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर हम सबसे पहले देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वैसे अब आपको पता होगा कोपरा हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी आ गया है, लेकिन अगर हम पहले वाले की बात करें, पुराने की बात करें, तो वो हमारा कौन सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, और उसके बाद इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, वो कौन सा है, 1948। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसका प्रॉपर मैच हमारा जो है वो क्या बनेगा, 2, 3, 4, 1। ओके, तो आपने ये ईयर्स अच्छे से ध्यान रखने हैं और विद इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट है, हु डिड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ हिरार्की ऑफ नीड्स। किसने दिया हिरार्की ऑफ नीड्स का कॉन्सेप्ट,
ये तो काफ़ी फेमस है मोटिवेशन थियरी में, अब्राहम मास्लो ने दिया है। आपको पता है उन्होंने 5 टाइप की नीड्स बताई थी। सबसे लोअर लेवल पे उन्होंने कौन सी बताई थी? फिजियोलॉजिकल। ओके, और आप लोगों ने ना थोड़ा ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल अलग होता है, फिजियोलॉजिकल अलग है। जो बेसिक जैसे फूड, शेल्टर वगैरह, ये फिजियो है। फिजियोलॉजिकल के बाद सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी नीड्स के बारे में बोला था उन्होंने। फिर सोशल नीड्स जो हमारे कनेक्शंस वगैरह से रिलेटेड है। फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स हो जाती हैं। और सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि सबसे हाईएस्ट है, जो आप अपना पूरा फुल पोटेंशियल अचीव करते हो। तो आपको इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक टर्म होती है आप लोगों के बिजनेस मैनेजमेंट में, एचआरएम में, इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। इंडक्शन वर्ड क्या होता है? और ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंट्रोडक्शन या फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो जो हमारा इंडक्शन होता है एम्प्लॉयज़ का, वो रिलेट करता है इंट्रोडक्शन से। जो भी हमारा नया एम्प्लॉय आया है उसको इंट्रोड्यूस करवाना कंपनी की पॉलिसी से, लोगों से, वहाँ के एनवायरनमेंट से। सो इसको हम लोग बेसिकली कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? इंडक्शन। नेक्स्ट है, काफ़ी फेमस है, किंक्ड डिमांड कर्व। किंक्ड डिमांड कर्व कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? फर्स्ट आपको दिया है मोनोपोली, सेकंड दिया है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, थर्ड दिया है ओलिगोपोली, फोर्थ दिया है परफेक्ट कंपटीशन। तो जो हमारा किंक्ड डिमांड कर्व है वो रिलेट करता है ओलिगोपोली से। किंक्ड डिमांड कर्व किससे रिलेट करता है? ओलिगोपोली से रिलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इंटरनेशनल बिजनेस से। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इज ऑल्सो नोन एज, इसका मतलब इसको कौन से अदर नेम से जाना जाता है? फर्स्ट आपको दिया है वर्ल्ड बैंक, बी दिया है एग्जिम बैंक, थर्ड दिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी दिया है इंटरनेशनल बैंक। सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि IBRD का क्या नेम है अदर। ओके, नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय। जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी है वो किसने दी है? ये आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं, इंपॉर्टेंट है कौन सी थ्योरी किसने दी है। फर्स्ट है पॉटर, फिर है एडम स्मिथ, वार्नून, डी रिकार्डो। तो डेविड रिकार्डो ने दी है ना कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं और डेली बेसिस पे कर रही हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ओके, और जो लोग UGC नेट कॉमर्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अलग से एक वीडियोस चल रही है प्लेलिस्ट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।